Good morning, class 11 student. Today we will study classification of organic compound. Lecture second of basic organic chemistry. तो बेटा देखिए, द सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थी वो क्या थी कि हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स उनको स्टडी करना था। तो अब उनको हम क्लासीफाई करते हैं। पहला होता है असाइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड, मतलब साइकिल फॉर्म में नहीं होंगे, ओपन चेन बनाएंगे वो। एंड नेक्स्ट आता है साइक्लिक एंड क्लोज चेन कंपाउंड्स। साइक्लिक होंगे और क्लोज चेन, मतलब चेन क्लोज हो जाएगी, साइक्लिक बन जाएंगे। तो फर्स्ट पार्ट आता है असाइक्लिक एंड ओपन चेन कंपाउंड। तो आप देख सकते हैं स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स हो सकते हैं, जैसे ये ब्यूटेन है, 1 2 3 4 ब्यूटेन है, स्ट्रेट चेन है। ऐसे ही ब्यूटीन है, ब्यूट टू इन है। तो हमारे सामने 1 2 3 4, तो सेकंड पे इन है तो ब्यूट टू इन। ऐसे ही आपके सामने 1 2 3 4 5, ये देखिए सीधा स्ट्रेट चेन है, ओपन चेन है। और इस पे तीसरे पे हमारा कीटोन पार्ट है, तो क्या होगा, पेंटेन 3 ओन। ये चीज़ आपने 10th क्लास में नॉमेनक्लेचर में, बेसिक नॉमेनक्लेचर में पढ़ी। नेक्स्ट आता है ब्रांच चेन कंपाउंड्स। उसमें ब्रांचिंग हो सकती है, जैसे ये हमारे सामने आ गया कि ये चेन है और इसमें एक ब्रांचिंग हो गई है। तो ब्रांचिंग हुई है तो हमने 1 2 3 स्ट्रेट चेन जो सबसे लंबी होगी उसको काउंट करेंगे। तो इसमें हमारे 3 कार्बन है, तो इसमें ये ब्रांचिंग है, तो क्या बनेगा, 2 मिथाइल और ये जो है ये आइसोब्यूटेन बन जाएगा। ठीक है, आइसो वर्ड हम कब लगाते हैं, जब कॉर्नर से अगले कार्बन पे एक CH3 की ब्रांचिंग हो जाए तो वो कहता है आइसो, तो ये क्या होगा, आइसोब्यूटेन। सिमिलरली ये कंपाउंड देखिए, ये क्रॉस बन गया। तो अब ये कंपाउंड जो है ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है। अब इसको अगर मैं बनाऊं तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, CH3 क्योंकि हर कॉर्नर किसको सिग्निफाई करता है, CH3 को। और इसको अब चेन की बात करूंगा तो 3 कार्बन मेन चेन में है, तो उसके बाद ये दोनों सब्सटीट्यूएंट हैं, तो क्या बनेगा, 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। और अगर लास्ट कार्बन से अगले कार्बन पे 2 मिथाइल सब्सटीट्यूएंट आ जाएं तो उसे हम बोलते हैं नियो। तो ये क्या हो जाएगा, नियो पेंटेन। ओके। ओपन चेन कंपाउंड्स जो होते हैं उनको हम एलिफेटिक कंपाउंड्स भी बोलते हैं। और एलिफेटिक कंपाउंड्स, ये जो वर्ड था ये एलिफेटोज से आया था, जिसका मतलब होता है फैट्स। और ये हमें यूजुअली एनिमल से और वेजिटेबल फैट से मिलते थे, इसलिए स्टार्टिंग में हमने जब ये डिस्कवर किए गए थे तब ये एलिफेटिक कंपाउंड्स कहलाए थे। ओके। नेक्स्ट आता है इस पे साइक्लिक और क्लोज चेन और रिंग कंपाउंड्स। जहाँ पे साइक्लिक होंगे या क्लोज चेन बन जाएगी तो इसमें होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स आते हैं। होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक क्या होंगे कि उस साइकिल में सिर्फ और सिर्फ कार्बन ही होगा। तो साइक्लिक कंपाउंड मेड अप ऑफ कार्बन एटम्स ओनली इज नोन एज होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक। इसका पार्ट आता है एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। एलिसाइक्लिक क्या होंगे, देखिए दो वर्ड से मिलकर बना है, एलिफेटिक और साइक्लिक। तो ये हमारे सामने देखिए, जो ये कंपाउंड है साइक्लोप्रोपेन, तो ये अब क्या बन गई, रिंग बन गई है, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन। बट अगर मैं इसको तोड़ दूं तो ये सिंपली क्या होता है, हेक्सेन, पेंटेन, ब्यूटेन एंड प्रोपेन। तो ये एक्चुअल में एलिफेटिक जैसा ही है पर वो साइक्लिक है, तो ये क्या कहलाया, एलिसाइक्लिक। दैट मीन्स एलिफेटिक प्लस में साइक्लिक। ओके। और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स विच रिसेंबल एलिफेटिक कंपाउंड्स इन मोस्ट ऑफ देयर प्रॉपर्टी। तो ये एलिसाइक्लिक जो हैं वो यूजुअली रिसेंबल करते हैं किसको, एलिफेटिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ को। नेक्स्ट पार्ट आता है इसमें एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड्स, ये जो एरोमा वर्ड है उसका मतलब होता है फ्रेगनेंट या प्लीजेंट स्मेल। और एरोमेटिक कंपाउंड्स वो होते हैं जो कि हक्कल रूल फॉलो करते हैं, जिसको हम आगे डिस्कस भी करेंगे। हक्कल रूल क्या होता है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल। तो वो कहता है कि मॉलिक्यूल प्लेनर होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए, कंजुकेशन होनी चाहिए, उसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, तो वो एरोमेटिक कहलाएगा। तो एरोमेटिक में भी हमने उसको डिवाइड किया है, कार्बोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड, मतलब जिसमें सिर्फ कार्बन्स प्रेजेंट होंगे एरोमेटिक कंपाउंड में। तो इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड। बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड क्यों कहा गया है, क्योंकि ये बेंजीन डिराइव्ड होगा। तो इसमें बेंजीन रिंग फ्यूज होंगी या आइसोलेटेड बेंजीन रिंग होगी और उस पर फंक्शनल ग्रुप्स ऐड हो जाएंगे, जैसे मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड है, मतलब एक ही बेंजीन रिंग है, तो ये बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड की रेंज में है। तो ये बेंजीन बन गया। अब बेंजीन पे अगर CH3 जोड़ता है तो हम उसे कहते हैं टॉल्वीन। बेंजीन पे अगर NH2 ऐड होता है तो ये होता है एनिलीन। बेंजीन पे अगर OH ऐड होता है तो ये होता है फिनॉल। बेंजीन पे अगर NO2 ऐड होता है तो ये होता है नाइट्रोबेंजीन। बेंजीन पे अगर CHO है तो बेंजेल्डिहाइड। बेंजीन पे अगर COH है तो बेंजोइक एसिड। और ये सारे हैं मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। ओके। नेक्स्ट आते हैं बाईसाइक्लिक और ट्राईसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। अगर दो बेंजीन रिंग जुड़ती हैं उसे हम कहते हैं नैफ्थलीन, अगर वो 2 कार्बन से जॉइंट हो रही हैं। ऐसे ही एंथ्रासीन, अगर 3 बेंजीन रिंग है, 3 बेंजीन रिंग पर कुछ अरेंजमेंट
इस तरीके से होता है तो वो होते हैं फिनेंथरीन। अब अगर कार्बन कार्बन सीधा बेंजीन रिंग, 2 बेंजीन रिंग जुड़ जाएँ तो वो है बाइफिनाइल, ऐसे ही 3 जुड़ जाएँ तो वो है टरफिनाइल। तो ये हमारे क्या है, बेंजीनॉइड वाली कैटेगरी में एरोमेटिक कंपाउंड। अगला आता है नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड। नॉन बेंजीनॉइड में क्या होगा कि वो बेंजीन रिंग नहीं होगी वहाँ पे, ठीक है, बट वो एरोमेटिक होगा। दैट मीन्स वो हक्कल रूल को ज़रूर फॉलो करेगा। हक्कल का जो एरोमेटिसिटी रूल है उसको फॉलो करेगा, जो मैंने अभी बताया भी था आपको कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, मॉलिक्यूल हमारे सामने प्लेनर होना चाहिए, कंजुगेशन उसके अंदर प्रेजेंट होनी चाहिए, है ना। तो ये हमारे सामने कंपाउंड आ जाता है साइक्लोप्रोपिनाइल कैटायन। तो इसमें क्या है, ये पाई इलेक्ट्रॉन 2 हैं, तो ये पॉजिटिव चार्ज है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, इसको फॉलो करना पड़ेगा एरोमेटिक, हक्कल एरोमेटिसिटी रूल, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अब इधर n की वैल्यू अगर 0 हो तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो देखिए यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन। इस वाले केस में देखिए 2 2 4 और ये 6, तो 6 हो गए। तो n की वैल्यू 1 होगी तो 2+2 4+2 6 6 हैं। इस केस में देखिए 1 2 3 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो 3 पाई बॉन्ड्स हैं तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन। इस केस में देखिए 1 2 3 रिंग के अंदर, तो ये हमारे 6 पाई इलेक्ट्रॉन। सेम इधर 1 2 3 तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये सारे के सारे नॉन बेंजोनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड हो गए। जैसे कि ये साइक्लोपेंटा, साइक्लोपेंटेन है तो साइक्लोपेंटा डाई इनाइल, डाई क्योंकि इन है, 2 इन है, और फिर नेगेटिव पार्ट है तो इन आइल, आइल जैसे अल्काइल लिखते हैं ना, तो इन आइल एनाइन, क्योंकि यहाँ से क्या हुआ, एक H यहाँ से हट गया है, तो डाई इनाइल क्लोर अनाइन। इसमें देखिए साइक्लोहेप्टा ट्राई इनाइल, ट्राई इनाइल क्योंकि ट्राई इन, 3 ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड हो गए, तो कैटाइन, पॉजिटिव चार्ज है तो कैटाइन। सिमिलरली इसका नाम होता है ट्रोपोन, इसका होता है ट्रोपोलोन। ओके, तो ये इनके नाम हैं, और ये जो होते हैं ये नॉन बेंजोनाइड एरोमेटिक कंपाउंड है। नेक्स्ट आते हैं, जैसे हमने कार्बोसाइक्लिक पढ़ा जिसमें सिर्फ कार्बन होते थे, उसी तरीके से अनदर पार्ट आता है इसका हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक में क्या होता है बेटा, साइक्लिक कंपाउंड होंगे पर इनमें एक या एक से ज़्यादा हेट्रो एटम होंगे। हेट्रो एटम मतलब ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये सब उसके रिंग के अंदर आने शुरू हो जाएंगे इंस्टेड ऑफ कार्बन। एक या दो हम ऐड कर देंगे, जैसे ऑक्सीरेन देखिए, साइक्लोप्रोपेन था उसमें एक CH2 हटा, उसकी जगह पे O आ गया तो वो ऑक्सीरेन हुआ, तो इसको हम क्या लिखते हैं, ऑक्सा साइक्लोप्रोपेन। इसी तरीके से हमारे सामने ऑक्सा साइक्लोब्यूटेन, ऑक्सीटेन कहते हैं इसे, है ना। तो ये साइक्लोब्यूटेन था, उसमें एक O आ गया CH2, तो क्या हुआ, ऑक्सा साइक्लोब्यूटेन। ऐसे ही 5 कार्बन में आ जाएगा तो क्या कहलाएगा, ऑक्सा साइक्लोपेंटेन। इसी को हम कहते हैं टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, ऑक्सोलोन भी कहते हैं, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन और THF, ये सॉल्वेंट की तरह यूज़ होता है ऑर्गेनिक रिएक्शंस में। सिमिलरली अगर NH आ जाए इंस्टेड ऑफ CH2 तो ये कहलाएगा अज़ासाइक्लोपेंटेन, और इसको कहते हैं टेट्राहाइड्रोपाइरोल। सल्फर आ जाए थायोसाइक्लोपेंटेन, टेट्राहाइड्रोथायोफीन। ओके, एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स जैसे फ्यूरान अगर ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है तो पाइरोल, सल्फर होता है थायोफीन, और पिरिडीन 6 बेंजीन रिंग वाले में अगर एक कार्बन हट के N आ जाए तो उसे क्या कहते हैं, पिरिडीन। ओके, तो ये इनके नाम हैं, आपको याद होने चाहिए। सिमिलरली अगर N आ जाता है तो ये क्विनोलिन, और अगर पोजीशन चेंज हो जाती है इसकी N की तो ये आइसोक्विनोलिन। तो अब हमने जो क्लासिफिकेशन पढ़ा, अगर मैं उसे समराइज़ करूँ तो कुछ इस तरीके से होगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को 2 पार्ट में बांटा गया पहले, असाइक्लिक एंड ओपन चेन, और साइक्लिक एंड क्लोज चेन। साइक्लिक और क्लोज चेन जो थे वो 2 पार्ट में हुए, होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक मतलब सारे के सारे कार्बन थे, और साइक्लिक थे, हेट्रोसाइक्लिक में क्या था कि उसके अंदर हमारे हेट्रो एटम्स आ जाएंगे। होमोसाइक्लिक को और हेट्रोसाइक्लिक को अगेन 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक, एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। और ये जो एरोमेटिक थे हमारे होमोसाइक्लिक, इसको फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, बेंजेनॉइड एंड नॉन बेंजेनॉइड। बेंजेनॉइड जो बेंजीन डिराइव्ड होंगे, नॉन बेंजेनॉइड जैसे हमने बहुत सारे और भी कंपाउंड देखे थे, साइक्लोप्रोपिनाइल कैटायन, साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनायन, साइक्लोहेप्टाट्राइनाइल कैटायन, तो वो सब हमारे किस में आ जाएंगे, नॉन बेंजेनॉइड। पर कंडीशन क्या थी, हक्कल रूल फॉलो कर रहे थे, तो कैसे थे, एरोमेटिक कंपाउंड। नेक्स्ट आता है फंक्शनल और कैरेक्टरिस्टिक ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, जैसे हमारे सामने एक हाइड्रोकार्बन, अगर मैं उसमें से ये H हटा के उधर कोई ग्रुप ऐड कर देता हूँ जी, तो ये बन जाता है RG। तो ये जो G होगा ये होगा हमारा फंक्शनल ग्रुप या कैरेक्टरिस्टिक ग्रुप, और इस फंक्शनल ग्रुप के बेस पे आपकी प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिफाइन होती हैं। तो
कुछ फंक्शनल ग्रुप देखते हैं जो कि आगे जाके हमें इनके नॉमेनक्लेचर बहुत डिटेल में पढ़ने हैं, तो उसको स्टडी करना है। तो फंक्शनल ग्रुप मे बी डिफाइंड एज एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल विच लार्जली डिटरमाइन इट्स केमिकल प्रॉपर्टी। क्योंकि एक फंक्शनल ग्रुप जो प्रेजेंट होगा, अगर कहीं पे अल्कोहल है, कहीं पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो उनकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी जो स्पेसिफिक होंगी। जैसे OH ग्रुप है तो अल्कोहल, SH OH ही था, S आ गया तो ये क्या होगा, थायो। थायो वर्ड सल्फर के लिए यूज़ होता है, थायो अल्कोहल। CHO ग्रुप है एल्डिहाइड, कीटोन C डबल बॉन्ड O ग्रुप, दोनों तरफ अल्काइल अराइल पार्ट जुड़े हों कीटोन्स। ईथर O से दोनों तरफ आपके RR ग्रुप जुड़े हों। थायो ईथर्स, क्योंकि सल्फर हो गया तो थायो ईथर्स। कार्बोक्सिलिक एसिड जो हम पढ़ी, COOH है हमारे सामने कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर एसिड क्लोराइड COCl, एस्टर COOR, एसिडमाइड CONH2, ऐसे ही सल्फोनिक एसिड SO3H। प्राइमरी अमीन NH2 होगा जो R ग्रुप से जुड़ेगा, इस तरफ दोनों R होंगे तो सेकेंडरी अमीन, ऐसे तीनों अगर होंगे तो टर्शरी अमीन। अल्काइल साइनाइड अल्केन नाइट्राइल CN, आइसोसाइनाइड अल्काइल आइसोसाइनाइड हो जाएगा। नाइट्रो ग्रुप NO2 ONO, देखिए यहाँ पे N से जुड़ेगा अगर तो नाइट्रो अल्केन, अगर O से जुड़ेगा तो अल्काइल नाइट्राइड। इसके बाद थायोएल्डिहाइड, देखिए CHO था तो O की जगह पे सल्फर आ जाए तो थायो वर्ड होगा, तो थायोएल्डिहाइड। अल्कीन्स डबल बॉन्डेड जो होते हैं, ट्रिपल बॉन्डेड अल्काइंस होंगे। हैलोजन डेरिवेटिव X, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। तो ये सब के सब हमारे क्या करेंगे, फंक्शनल ग्रुप्स को, हमें इन सब को ही स्टडी करना है आगे जाके। अभी इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक आता है होमोलॉगस सीरीज़। होमोलॉगस सीरीज़ क्या होती है बेटा? A homologous series is defined as a family or group of structurally similar organic compounds, all the members of which contains the same functional group, shows a gradation in physical and similarity in chemical properties, and any two adjacent member of which differ by CH2 group। तो समझिए इस चीज़ को कि होमोलॉगस सीरीज़ क्या होती है। इसमें हम बोलते हैं कि जो हमारा एक सेम फंक्शनल ग्रुप होगा तो एक सीरीज़ बनेगी जिसमें सब में ही फंक्शनल ग्रुप सेम है और उनके बीच में CH2 ग्रुप जो होगा उतने का डिफरेंस होगा। जैसे हम ये एग्जांपल देखते हैं, देखिए CH3OH था, OH इसमें फंक्शनल ग्रुप है, तो अगला जो कंपाउंड होगा वो CH2 और ऐड हो जाएगा, तो CH3 CH2OH, अगले में और एक और CH2 ऐड होगा, अगले में और, तो ये पूरी एक सीरीज़ बन जाएगी और जिसका सबका ही कॉमन जनरल फार्मूला जो रहेगा वो सेम रहेगा। जैसे इसमें है केस में CnH2n+1OH, तो ये अल्कोहल की सीरीज़ हो गई। अब खास बात क्या होगी, अल्कोहल अगर फंक्शनल ग्रुप OH है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज सब सेम शो करेंगे और फिजिकल प्रॉपर्टी में ग्रेडेशन हो जाती है। कैसे? जैसे जैसे नंबर बढ़ता जाएगा कार्बन चेन्स का तो उसका मॉलिक्यूलर मास चेंज होगा, उसकी वजह से उसके बॉइलिंग पॉइंट पे, मेल्टिंग पॉइंट पे अफेक्ट पड़ेगा। ओके, इसके बाद इसकी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं। कुछ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए होमोलॉगस सीरीज जो हमने अभी बात की उसी को समझेंगे। ईच होमोलॉगस सीरीज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ जनरल फार्मूला। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड का दिया CnH2n+1COH, मतलब हर एक होमोलॉगस सीरीज जो होगी वो अपने एक जनरल फार्मूला से रिप्रेजेंट होगी, क्योंकि उसमें एक स्पेसिफिक कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे है वैसा ही फंक्शनल ग्रुप होगा। OH ग्रुप है या CHO ग्रुप है, जो भी हमारे सामने होगा तो उसका वो एक जनरल फार्मूला बन जाएगा, जिसमें N जो होगा वो नंबर ऑफ कार्बन्स, फिर उसमें ऐड करके आप उसको एक जनरल फार्मूला बना सकते हैं। ऑल द मेंबर्स ऑफ अ गिवन होमोलॉगस सीरीज पोजेस द सेम फंक्शनल ग्रुप। ऑफ कोर्स ये बात भी हमने अभी बोली ही है कि जो हमारी एक होमोलॉगस सीरीज होगी उनमें सब में फंक्शनल ग्रुप जो होगा वो सेम बनेगा और उनके बीच में जो डिफरेंस आएगा सक्सेसिव मेंबर्स का वो CH2 का आएगा, जो कि नेक्स्ट पॉइंट है। द सक्सेसिव मेंबर ऑफ होमोलॉगस सीरीज डिफर बाई CH2 ग्रुप और बाई 14 मास यूनिट। 14 मास यूनिट कैसे हुई? कार्बन की 12 और 2 हाइड्रोजन थे तो 2 × 1 14। तो होमोलॉगस सीरीज़ के सक्सेसिव मेंबर्स जो होंगे वो 14 मास यूनिट से डिफर करेंगे। आप इधर देख भी सकते हैं, देखिए CH3OH था तो CH3 CH2OH, तो इसमें ये CH2 एक्स्ट्रा है। अब इससे अगले में ये CH2 एक्स्ट्रा आ गया एक, और अगले में देखिए ये हो गया तो एक और एक्स्ट्रा आ गया। तो क्या हुआ, हर बार एक एक CH2 ऐड होता जाएगा। ओके, नेक्स्ट आता है the physical properties such as density, melting point, boiling point of the members of homologous series show a regular gradation with rise in molecular mass। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होंगी वो शो करेंगी ग्रेडेशन। जैसे जैसे मान लीजिए आपका बॉइलिंग पॉइंट है, मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो वीक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगी, उसके बाद तो अगर वो बढ़ेगी तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाएगा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज आता जाएगा। ओके, क्योंकि वो मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड कर रही है। नेक्स्ट आता है द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ
The members of homologous series are similar, though the first member may vary considerably from rest of the members. तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ लगभग जो होमोलॉगस सीरीज़ के कंपाउंड्स होंगे उनकी सिमिलर होगी, क्योंकि उनका फंक्शनल ग्रुप जो है वो सेम है, तो उस वजह से। बट उनके जो फर्स्ट मेंबर्स होते हैं वो ज़्यादातर उनकी रेस्ट ऑफ द मेंबर्स से कुछ थोड़ी प्रॉपर्टीज़ अलग हो जाती हैं। The individual member of homologous series can be prepared by the general method of preparation developed for that series. तो एक स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो उसके लिए कुछ स्पेसिफिक मेथड ऑफ प्रिपरेशंस होते हैं, तो हर एक मॉलिक्यूल उससे बनाया जा सकता है। वही इसने कहा है कि कोई भी मेंबर हम अगर होमोलॉगस सीरीज़ का बनाना चाहते हैं तो इनका एक जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन डेवलप होता है सीरीज़ के लिए, और उससे हम बना सकते हैं। नेक्स्ट आता है नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड को जब हम नाम देंगे, क्योंकि हर एक के लिए नाम बहुत ज़रूरी होता है, कि उसको दो तरीके से नाम दिया जा सकता है। एक होता है ट्रिवियल एंड कॉमन सिस्टम, और दूसरा होता है IUPAC सिस्टम। ट्रिवियल और कॉमन सिस्टम क्या है कि ये जिस चीज़ से डिराइव होती है कोई चीज़, उसके बेसिस पे इसका नाम दिया जाता है। जैसे मिथाइल अल्कोहल है, उसको वुड स्पिरिट बोला जाता है। और वुड स्पिरिट क्यों बोला गया है? क्योंकि मिथाइल अल्कोहल जो होता है वो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड से जनरेट होता है, तो उसका सोर्स ऑफ जनरेशन हो गया वुड स्पिरिट। एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड CH3COH, तो ये हमारे सामने जो एसिटिक एसिड है, ये विनेगर जो है, समझ लीजिए विनेगर 5% सोल्यूशन, 5 to 10% सोल्यूशन होता है किसका? एसिटिक एसिड का। तो ये जो एसिटम वर्ड से डिराइव हुआ है और उसका मतलब होता है विनेगर, तो इसीलिए इसको कहा गया एसिटिक एसिड। IUPAC सिस्टम पे आएंगे तो हम कहते हैं IUPAC का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये सबसे पहली बार स्टार्ट हुआ था, ये फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया गया था 1947 में, और इसके बाद इसमें कुछ मेजर चेंजेस हुए। जैसे 1979 में इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस किए गए थे, और उसके बाद 1993 में इसको रिवाइज्ड किया गया था और अपडेट किया गया था। तो उनको हम कहते हैं 1979 एंड 1993 रिकमेंडेशंस। तो अब उनको कुछ चेंजेस जो ज़रूरत पड़ी थी उसके हिसाब से चेंजेस किए गए थे, और वहाँ पे फिर हमारी ये मॉडिफिकेशंस की गई थी। तो ये IUPAC सिस्टम। तो नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में दो तरीके से हम समझेंगे, एक कॉमन सिस्टम और एक IUPAC सिस्टम। तो इसको अपनी नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू बेटा।